नमस्ते विद्यार्थियों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते इधर एक हफ्ता से मेरा कोई नया वीडियो नहीं आ रहा था, आप क्षमा करेंगे। आज पुनः नए वीडियो के साथ मैं आया हूं। आज इस नए वीडियो में भी मैं ERM के प्रयोग ही बताने आपको जा रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं ERM पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं 3 वीडियो आपको दे चुका हूं। आप जरूर उसको देखे होंगे। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उस तीनों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि यदि शुरू से आप ERM के प्रयोग को आप नहीं जानेंगे, उस वीडियो को शुरू से आप नहीं देखेंगे, तो आगे की ये सारी जो नियम है ट्रांसलेशन के, जो ERM के प्रयोग हैं, आपको समझने में कठिनाइयां होंगी। मेरे विद्यार्थियों, आप जरूर उस वीडियो को जो मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके दिया हूं, और यह आज ये पार्ट 4 है ERM के प्रयोग पर, आप जरूर उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट हमें जरूर दीजिए कि आपको ये पढ़ाई कैसी लग रही है, आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। आप हमें कमेंट जरूर दीजिए। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं जो ERM के प्रयोग पर ही जो नया वीडियो आपको देने जा रहा हूं, आज जो इस नियम में हम लोग पढ़ेंगे वह ERM पर ही आधारित है। मेरे विद्यार्थियों, इस नियम में कुछ उस नियम से कुछ भिन्न आपको वाक्य मिलेंगे। तो आइए इस नियम को हम लोग देखते हैं। नियम कहता क्या है? कह रहा है कि जब वाक्य के अंत में, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा हिंदी वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में होता है, होते हैं, होती है, होता हूं या रहता है, रहते हैं, रहती है, रहता हूं या लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि रहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से इस लाइन को आप समझिएगा। कहता है कि वाक्य में यदि होता है, होते हैं, होती है, होता हूं या रहता है, रहते हैं, रहती है, रहता हूं या लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि रहे, और इन शब्दों यानी ये सारे शब्दों के पहले, यानी ये सारे आपके क्रिया हैं, इसलिए मैंने कोष्ठ में लिख दिया हूं, यानी क्रिया। इन शब्दों के पहले एडजेक्टिव यानी विशेषण हो, और देखिए लिखा हुआ है विशेषण हो। इन होता है, होते हैं, होती है, ये सारे शब्दों के ठीक पहले विशेषण हो यानी एडजेक्टिव हो, और इस एडजेक्टिव के पहले, ध्यान दीजिए, इस एडजेक्टिव के पहले कोई नाउन या प्रनाउन कर्ता के रूप में हो, और ऐसे एडजेक्टिव से किसी का स्वभाव, ध्यान दीजिए, स्वभाव, इसमें एक विशेष शब्द आपको मिल रहा है। पहले के जितने भी ERM के आपको उदाहरण दिए उसमें स्वभाव शब्द नहीं मिला होगा, लेकिन इस नियम में आपको स्वभाव यानी नेचर शब्द मिल रहा है। मेरे विद्यार्थियों, इसी बात पर विशेष ध्यान देना है कि ऐसे एडजेक्टिव से किसी का स्वभाव का बोध हो तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन वाक्य के कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार
इज और एम का प्रयोग करके बनाते हैं। मेरे विद्यार्थी, मैं समझ रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाई महसूस हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के आप इस नियम को पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। यानी वाक्य में ता है, होता है, होती है, होता है, तो यह नहीं समझ लेना है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। नहीं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी पहचान में ता है, ती है, ते है आप पढ़ते हैं। लेकिन यहां इन सारे शब्दों से किसी का स्वभाव यानी नेचर का बोध होता है, नेचर का सेंस आता है। यदि इस तरह के वाक्य आए तो इसका भी ट्रांसलेशन इज आर एंड के प्रयोग से ही बनाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, समझने के लिए मैं कुछ यहां उदाहरण दिया हूं, एग्जाम्पल दिया हूं। जैसे दूध मीठा होता है, देखिए होता है, ता है, होता है, तो यह नहीं समझ लेना कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इस ट्रांसलेशन को भी हम इज आर एम से ही प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम के प्रयोग नहीं होता है। मेरे विद्यार्थियों, आप जानते हैं। तो दूध मीठा होता है, इससे लगता है कि दूध का यह स्वभाव बता रहा है, स्वभाव का सेंस आ रहा है। मेरे विद्यार्थियों, तो दूध मीठा होता है, इसका ट्रांसलेशन होगा मिल्क इज स्वीट। आप देखिए इज लग गया, यहां भी इज वो क्रिया का काम कर रहा है। मैं एक उदाहरण से आपका कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं। पहले जो आप नियम देखते आ रहे हैं इज आर एम पर, शुरू में भी जो फर्स्ट में वीडियो दिया था उसमें मैंने नियम बताया था कि वाक्य अंत में है, हूं, हो रहे और उसके साथ एडजेक्टिव लगा हो। तो दोनों में थोड़ा सा हम फर्क देख लेते हैं। जैसे मैं खुश हूं, आप देखिए है, हूं लगा है, यहां भी है लगा है, हूं लग सकता है लग सकता है, लेकिन इसके पहले भी एडजेक्टिव है, तो इसका ट्रांसलेशन आई एम हैप्पी आप बनाते हैं। उसी प्रकार से अब इस दोनों वाक्य के अंतर देखा जाए। मैं खुश हूं, इससे स्वभाव का पता नहीं चलता है, एडजेक्टिव तो खुश जरूर है, यहां भी मीठा एडजेक्टिव ही आ रहा है, लेकिन इस वाक्य और इस वाक्य, इन सारे वाक्यों से फर्क यही दिखता है कि इन सारे वाक्यों में स्वभाव का पता चलता है, नेचर का पता चलता है, लेकिन इस वाक्य में नेचर का पता मेरे विद्यार्थियों नहीं चलता है, स्वभाव का पता नहीं चलता है। इसीलिए इसके लिए भी मैं आपका रूल दिया हूं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा, जो पहले भी आपको मैं दिया था कि है, हूं, हो के साथ एडजेक्टिव, उसके साथ भी यही नियम हम लिखे थे, तो उसमें भी एडजेक्टिव है और यहां भी एडजेक्टिव है। लेकिन इस दोनों के एडजेक्टिव में और दोनों के हिंदी के वाक्य में मेरे विद्यार्थियों फर्क है, अंतर है। इस अंतर को आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। इस वाक्य से स्वभाव का पता नहीं चलता है, लेकिन इस वाक्य से स्वभाव का पता। तो कोई विद्यार्थी कोई कह सकता है कि दूध मीठा है, ये नहीं बोल सकते हैं। तो भाई दूध मीठा है, ऐसा लग रहा है कि किसी खास दूध के बात कहते हैं, लेकिन यहां सेंस है स्वभाव का। जैसे कोई आपसे कहे कि चाय कहते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि चाय मतलब गर्म, क्योंकि चाय का स्वभाव ही चाय गर्म होता है। चाय गर्म है नहीं, चाय गर्म होता है बोलना उचित है। चाय गर्म है तो लग रहा है कि किसी खास चाय की बात करते हैं, और चाय गर्म होता है, दही खट्टा होता है, तो इससे होता है से स्पष्ट होता है कि उस चाय और दही के आप स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं, उसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों,
इस दोनों वाक्य के अंतर आप समझ लिए कि यह वाक्य जो हिंदी का है इसमें स्वभाव का भाव निकलता है और इसमें स्वभाव नहीं है। इसका भी ट्रांसलेशन आप इसी नियम से बनाएंगे और इसका भी ट्रांसलेशन आप इसी नियम से बनाएंगे मेरे विद्यार्थियों। बस एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि इस तरह के वाक्य में जिसमें होता है, लगता है, रहता है, इससे स्वभाव का सेंस निकलता है, स्वभाव का भाव निकलता है। इस वाक्य में और इस वाक्य में यही फर्क है। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। चीनी मीठी होती है, या आप दूसरे तरह से बोल सकते हैं, या चीनी मीठी लगती है। दोनों का सेंस एक ही है और दोनों का ट्रांसलेशन शुगर इज स्वीट ही होगा मेरे विद्यार्थी। अगला एक उदाहरण है, मनुष्य मरणशील होता है। देखिए फिर होता है, स्वभाव है, प्रकृति की नेचर है, हर आदमी को एक दिन मरना है, तो ये स्वभाव ही परिलक्षित कर रहा है, यानी मनुष्य मरणशील होता है। इसका भी ट्रांसलेशन मैन इज मॉर्टल, देखिए इससे बना। दूसरा एक मैं उदाहरण दिया हूं, यहां ध्यान से देखिए। मैं तेज विद्यार्थी को देखकर खुश रहता हूं। देखिए इसमें खुश रहना भी लगा हुआ है, रहता हूं, खुश रहता हूं या होता हूं, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। इसका भी ट्रांसलेशन इजआरएम के प्रयोग से ही बनेगा, यानी आई एम हैप्पी टू सी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखिए यहां भी एम आ गया, एडजेक्टिव आ गया मेरे विद्यार्थी। अब इस तरह के वाक्य को आप जरूर आपको मिलता होगा, परीक्षा वगैरह में भी इस तरह के वाक्य साधारण वाक्य पूछ देता है और बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इस दुविधा में नहीं रहना है, अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आगे इस जितने भी स्वभाव से संबंधित वाक्य है इसका भी निगेटिव हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस में बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ निगेटिव पर भी दो उदाहरण दिया हूं। जैसे दूध हानिकारक नहीं होता है, देखिए नहीं है, निगेटिव है, यानी मिल्क इज नॉट हार्मफुल, निगेटिव सेंटेंस बन गया, नकारात्मक वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य है बच्चे बुरे नहीं होते हैं, फिर यहां भी नहीं है। चिल्ड्रेन आर नॉट, देखिए आर है, नॉट है, दोनों है, निगेटिव सेंस है, यानी चिल्ड्रेन आर नॉट बैड, या आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके लिए भी मैं वही नियम को दोहरा दिया हूं, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा। मेरे विद्यार्थी ये जो वाक्य हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन सकते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य भी बन सकते हैं। जैसे प्रश्न सूचक वाक्य के लिए भी मैंने यहाँ उदाहरण दिया हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रश्न सूचक वाक्य दो तरह से होते हैं। एक वाक्य होता है जो क्या से शुरू होता है और दूसरे तरह का जो वाक्य होता है कि प्रश्न सूचक सब वाक्य के अंदर में होता है, जैसे क्यों, कैसे, कब। तो जो वाक्य क्या से शुरू होता है उसके लिए मैं यहाँ उदाहरण दिया हूँ, क्या चीनी मीठी नहीं होती है। मैं पहले भी तीनों वीडियो में यह बार बार रिपीट किया हूँ, इसमें भी रिपीट कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मैं दोनों नियम को एक साथ जोड़कर आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपको याद करने में सहूलियत होगा। इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों वाक्य हमने दिए हैं। देखिए यह निगेटिव है और इंट्रोगेटिव भी है, यानी क्या चीनी मीठी नहीं होती है, इज शुगर नॉट स्वीट, क्वेश्चन का चिन्ह जरूर होना चाहिए। क्या महात्मा दयालु होते हैं, आर हर्मिट्स काइंड। अब देखिए यह निगेटिव में नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव है, लेकिन क्या से ही शुरू है, क्वेश्चन का चिन्ह है। तो अंग्रेजी सेंटेंस के लास्ट में भी आपको क्वेश्चन का चिन्ह देना अनिवार्य है। और एक उदाहरण मैं यहां दिया हूं जो वाक्य के अंदर में प्रश्न सूचक शब्द लिखा गया है।
वे भी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही माने जाते हैं। जैसे माँ दयालु क्यों होती है, जैसे क्यों प्रश्नसूचक शब्द है मेरे विद्यार्थियों, इसमें भी निगेटिव आ सकते हैं, इस तरह के वाक्य में भी निगेटिव आ सकते हैं। आप जिस नियम से इसको बनाते हैं इस नियम से सिर्फ इतना ही फर्क है कि यदि वाक्य के अंदर में कोई प्रश्नसूचक शब्द आ जाए तो उसका अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, यानी क्यों का अंग्रेजी हम पहले लिखे व्हाई। फिर आप इस नियम पर आ जाइए। इंट्रोगेटिव के लिए मैं नियम लिखा हूं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यदि वाक्य में नहीं होगा तो नॉट लिखिएगा, नहीं यदि नहीं है तो नॉट नहीं लिखिएगा, प्लस एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन का चिन्ह है। तो ये प्रश्नसूचक शब्द का अंग्रेजी लिखकर आप सीधे इस नियम को फॉलो कीजिए तो क्या हो जाएगा, माँ दयालु क्यों होती है, व्हाई इज ए मदर काइंड, क्वेश्चन का चिन्ह अंत में। इस बात का हमेशा ध्यान रहे, क्वेश्चन का चिन्ह है चुके। तो इस तरह से मेरे विद्यार्थी आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताया ये वाक्य के स्वभाव से संबंधित वाक्य हैं, और जो स्वभाव से संबंधित वाक्य हैं उसका भी ट्रांसलेशन आप ERM के प्रयोग से ही बनाएंगे। भूल करके भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम अप्लाई नहीं करेंगे। तो मेरे विद्यार्थी आज ERM पर ये जो मेरा चौथा वीडियो है, आप चारों वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यदि आप बेहतर ट्रांसलेशन बनाना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी आप बेहतर जानना चाहते हैं, अंग्रेजी आप फ्रिक्वेंटली बोलना चाहते हैं, तो मेरे विद्यार्थी ये बेसिक ट्रांसलेशन के नियम से आपको शुरू करना होगा और ERM के प्रयोग से ही आपको शुरू करना होगा। आगे का टेंस का नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो मैं ये चौथा वीडियो दिया हूं इससे पहले तीनों वीडियो को भी आप देख लेंगे, इसको भी शुरू से अंत तक देख लेंगे। इसी प्रकार से मेरे विद्यार्थियों वाज और वेयर का भी प्रयोग होता है। तो जो मैं अगला जो वीडियो लेकर के आऊंगा मैं अब वाज वेयर के प्रयोग पर लेकर के आऊंगा। तब तक आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विद्यार्थी यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।